सत्र की शुरुआत करते हैं। इस बार इस सत्र में हमारे साथ खास मेहमान होंगे धर्मपाल सिंह जी, पशुपालन एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। और सत्र की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी। तो उत्तर प्रदेश में पशुपालन एवं अल्प कल्याण मंत्रालय किस तरीके से शानदार काम कर रहा है, विकास की गाड़ी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इस सत्र में हम जानेंगे। अरविंद सर, ओवर टू यू। थैंक यू सौरभ। मैं इंतजार कर रहा था धर्मपाल जी का, क्योंकि आजकल इनके मंत्रालय की चर्चा सबसे ज्यादा पूरे प्रदेश में चल रही है और देश में भी चल रही है, और राजनीति भी घूम फिर के धर्मपाल जी आप ही की तरफ आ जा रही है। अरविंद जी, आपको बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको कि आपने बड़ा कीमती समय निकाला, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी गई है कि भाई कोई भी जो है पशु जो है सड़क पे ना हो, है ना। मुसलमानों की चिंता की जिम्मेदारी दे दी गई है। देखिए 4 MLC बना दिए गए, है ना। उनको राजनीति में आगे लेके जाना है। 2024 का लक्ष्य। तो सवाल मेरे पास ढेर सारे हैं, मैं बारी बारी से शुरू करता हूँ। जी। मेरा पहला सवाल यह है कि मैंने बहुत दिनों बाद ये देखा कि भाई 4 जो है अल्पसंख्यक भाइयों को जो है MLC बना दिया गया। जी। ये किस तरह का संदेश देता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती तो है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, लेकिन आप अगर रिकॉर्ड देखें, भाई हम 2017 का चुनाव देखें, हम 2019 का लोकसभा देखें, फिर 2022 का देखें, तो उसमें टिकटों की संख्या के आधार पर अगर हम देखें तो अल्पसंख्यक भाई कहीं ना कहीं पार्टी से, मतलब जिस तरह से टिकट मिलना चाहिए नहीं मिले उनको। लेकिन ये एक नई शुरुआत हुई है, इसके लिए भी मैं जो है आपकी पार्टी को बधाई तो दे ही रहा हूं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं। अरविंद जी, आपका प्रश्न गंभीर है, क्योंकि भारतीय राजनीति के अंतर्गत सभी को समानता का अधिकार है, और अभी तक सपा, बसपा, कांग्रेस मुसलमानों को अपना वोट बैंक मानते रहे और इनको वोट बैंक की हैसियत से ही देखते रहे। और जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हुए, उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरे चुनाव में उन्होंने इसको थोड़ा और बढ़ा के कि सबका प्रयास। तो ये नारा ही नहीं, सिद्धांत के रूप में लागू करने का काम किया। जितनी नागरिक सुविधाएं हिंदू गरीब को मिली, उतनी ही नागरिक सुविधाएं मुस्लिम गरीब को भी देने का काम किया गया, और मुसलमानों को वोट न मानकर उनको एक देश का अभिन्न अंग मानकर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने काम किया। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी अहरनिश काम कर रहे हैं। जो आपने प्रश्न उठाया था, मुसलमानों को हम सम्मान भी दे रहे हैं, राजनीति में हिस्सा भी दे रहे हैं, और उनको स्थान बनाकर उनको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में भी कर रही है और प्रदेश में भी कर रही है। तो धर्मपाल जी, हम खाली इसको ये कह सकते हैं कि भाई ये देर है दुरुस्त है, ये कहा जाए, क्योंकि देर तो हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। देखिए, उम्मीद कर रहे थे कि भाई 17 में भी मिल जाएगा, यहाँ बहुत सारे भाई रहे होंगे उसमें, हैं? आप तो बरेली से आते हैं, यहाँ बहुत बड़ी संख्या है। हमारे पास संख्या के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिया है। वक्फ और हज भी हमारे पास है जी। तो हम इनके कल्याण की सारी योजनाओं को उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी का नहीं, देश के समाज के सिद्धांत से जोड़कर ये जुड़ भी रहे हैं, और इस देश को अपना देश मानकर आगे बढ़ने का प्रयास भी चल रहा है। धर्मपाल जी, मुझे याद है जिस समय 3 तलाक को लेके कानून बना था, पहला मामला शायद बरेली में दर्ज हुआ था, अगर मेरी याददाश्त जो है बहुत मुझे जो याद आ रहा है। 3 तलाक के बाद
मैंने कई सारे चुनाव नजदीक से देखे, उसमें बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं के आपको अच्छे खासे वोट मिले, उससे भी हम इनकार नहीं कर सकते, वो एक एनालिसिस का विषय है। लेकिन हम कुछ जगहों पे जब जाते हैं, जैसे भी आपने कहा कि भाई हम इनको जो है हर वो चीज दे रहे हैं जो हम हिंदू भाई को दे रहे हैं जी। मेरे मन में एक सवाल ये आता है कि सहारनपुर में हमने एक मोहल्ले का सर्वे किया और उस मोहल्ले के सर्वे का जो डेटा था मेरे पास वो था कि भाई वहां से आपको 1 वोट, 2 वोट, कहीं 3 वोट, कहीं 5 वोट ऐसे मिले हैं। लेकिन आपने वहां पे उनको बिजली भी दी है, आपने उनको वहां पे सड़क भी दिया है, आपने उनको स्कॉलरशिप भी दी है, आपने उनके बेटियों को शादी भी कराई है। तो ये जो विश्वास का गैप है, ये विश्वास का गैप कैसे फुलफिल होगा? क्योंकि आप तो उनको दे रहे हैं लेकिन वो आपको कुछ नहीं दे रहे हैं। तो ये जो विश्वास का गैप बहुत बड़ा हो गया है, उसको ये पाटने की कोशिश हो रही है। तो उसमें क्या क्या हो रहा है, एक तो मुझे ये बताइए। अरविंद जी, विश्वास सबसे बड़ी पराकाष्ठा का विषय है और अब धीरे धीरे विश्वास जागृत हो रहा है। सभी नागरिक सुविधाएं इनको बराबर देने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी मदरसा शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा सबका विशेष अधिकार है। अभी तक मदरसों में और अब भी गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं और जो मदरसा शिक्षा में जो विरोध करते हैं कुछ मुस्लिम नेतागण, उनके बच्चे इन मदरसों में नहीं पढ़ते, उनके बच्चे इन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। हमने मदरसा शिक्षा में सुधार करके, और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम गरीब मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देखेंगे, हम उसी व्यवस्था को काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इसको लागू करने का भी काम कर रहे हैं। तो अब मुसलमान अपना हित और अनहित समझकर, और ये वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है, माननीय मोदी जी ने जो कहा सो किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आज मुस्लिम रुख कर रहा है। इसलिए अन्य दलों को परेशानी हो रही है। इस नाते से 2024 के चुनाव में मुझे पूरा विश्वास है, जैसे पसमानदा समाज है और मुस्लिम है, हमें मिलने आते हैं, हमारी कई धर्मगुरुओं से बात भी हुई है, तो वो सब मोदी जी की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि भाई हम उत्तर प्रदेश में मोदी जी के साथ बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, उनका विश्वास व्यक्त करते हुए उनके साथ खड़े होंगे चुनाव में। आपने जैसे मदरसों का नाम लिया, मदरसों में कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग है ना, बहुत सारे ऐसे मदरसे पकड़े गए जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी मान्यता नहीं है, जहां से अवैध गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है, कहां से उसमें पैसे आ रहे हैं, इसका बाकायदा आपने जांच पड़ताल कराई। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अभी एक प्रतिनिधि मंडल अमित शाह जी से मिला कल परसों में शायद मेरे ख्याल से, और उन्होंने बड़ी दो टूक बात कही कि भाई मदरसे में अगर सरकार हस्तक्षेप करेगी तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सहारनपुर के और ये जो देवबंद के लोग गए थे वहां, और दूसरा उन्होंने असम का भी नाम लिया। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो धर्म की जो दुकान है जो लोग चला रहे हैं अपना मदरसों के जरिए, ये दुकान कैसे बंद होगी मंत्री जी? देखिए, अभी हमने सर्वे कराई है उत्तर प्रदेश की सीमा पर सटे नेपाल बॉर्डर पर जो मदरसे हैं उनमें फंडिंग की रिपोर्ट आई है कि उन्हें फंडिंग जकात और चंदे से हो रही है। हमने वहां सर्वे कराया तो कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है कि लोग वहां जकात और चंदा देने वाले लोग हों। तो ये फंडिंग कहां से आ रही है? ऐसे कितने मदरसे हैं मंत्री जी? लगभग करीब 50 की संख्या में ऐसे मदरसे हैं। अच्छा। जिनको हमने ऐसे चिन्हित कराया है, और निश्चित रूप से इन मदरसों में हम योगी सरकार की ये चिंता है कि गरीब मुसलमान के बच्चों का दुरुपयोग ना हो। ऐसी फंडिंग से कहीं इनके दुरुपयोग तो नहीं किया जाए, कहीं और तरीके से, मतलब उनको टेररिस्ट बनाने के लिए, उनको गलत कामों में जाने के लिए प्रेरित तो नहीं किया जा रहा है। हाँ, बस इसके लिए चिंता कर रहे हैं। और निश्चित रूप से, क्योंकि अब इसको स्कीम को और आगे लागू करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, और निश्चित रूप से इन बच्चों को अच्छी शिक्षा की ओर ले जाने का काम करेंगे। और माननीय मोदी जी ने जैसे कहा जी कि अब हम कॉन्वेंट में भी गरीबों के बच्चों को दाखिला देने का काम करेंगे।
इन मदरसों में हमने एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की हैं। अब गरीब मुसलमानों के बच्चों को हम हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, विज्ञान पढ़ाकर हम मात्र उर्दू, अरबी, फारसी पढ़े, उसे कोई आपत्ति नहीं। जी। ये अपने मौलवी बने, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम इन्हें मुख्य धारा से जोड़कर आईएएस, आईपीएस भी बनाना चाहते हैं। माननीय मोदी जी ने कहा था, अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। इस पद्धति को हम उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम कर रहे हैं। मैं सर, मुझे एक बात ये बताइए, जैसे आपने 50 मदरसों के ऐसा आइडेंटिफाई किया जहां पे कहीं और से पैसा आ रहा है जो अभी पता नहीं है ना? या क्या वो देश आइडेंटिफाई हो गए हैं कि कहां से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से? अभी हम जब तक पूरी रिपोर्ट ना आ जाए जी, क्योंकि आपकी सूचना को पूरा देश देखता है, तो अभी हम इसको उजागर इसलिए नहीं करना चाहेंगे। पूरी रिपोर्ट आ जाएगी तो सबसे पहले हम आपको ही बताएंगे। अच्छा, इसका विस्तार कहां तक है मंत्री जी? अगर हम देखें ये जो 50 मदरसे हैं वो कहां से कहां तक फैले हैं, कम से कम एक आइडिया तो लगे कि किस इलाके में ये सारी चीजें होंगी। देखिए, ज्यादातर तो नेपाल बॉर्डर पर भी है। नेपाल बॉर्डर मतलब बहराइच और उधर उसके आसपास उधर भी है, लेकिन नेपाल बॉर्डर पर ज्यादा। नेपाल बॉर्डर पे है वो। ठीक है। अभी हाल में चर्चा हो रही थी, मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि इन टीचरों को एक ही आयोग से भर्ती किया जाएगा। खासतौर पे जो अल्पसंख्यक लोगों के बच्चों को पढ़ाएंगे, इस पे बड़ी चर्चा हुई और चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया। इसका भी बड़ा विरोध देखने में आया। क्या प्रोसेस होगा, कैसे भर्ती होंगे आने वाले समय में? अगर हम देखें कि अल्पसंख्यकों को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो कहां से आएंगे, कौन लोग होंगे, उनकी प्रक्रिया क्या होगी, जरा सा इसके बारे में बताइए मुझे। देखिए, अभी तक सब अलग अलग आयोग, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग थे जी। अब उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा, जी, सभी शिक्षाओं का अधीनस्थ चयन सेवा आयोग एक ही होगा और एक ही सिस्टम से इन अध्यापकों का चयन होकर इनको शिक्षा देने का काम किया जाएगा। क्योंकि मदरसा शिक्षा में अभी एज का कोई प्रतिबंध नहीं था। ज्यादा एज के लोग भी उसमें बच्चे, मैं तो लोग इसलिए कह रहा हूं, जब मैंने टैबलेट बांटी थी तो अरविंद जी, आपकी उम्र का एक लड़का, वो मुझे लगा कि हाई स्कूल का टैबलेट लेने आया। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम अपने बेटे की टैबलेट? बोले नहीं, मैं ही विद्यार्थी हूं। तब मुझे लगा कि भाई अब तय करना चाहिए कि ऐसे लोग इस मदरसे में गरीब बच्चों को गलत दिशा की ओर ले जाना चाहेंगे, क्योंकि फिर तो वो बच्चे हैं ही नहीं, उनके बीच बैठकर पता नहीं क्या षड्यंत्र रचते होंगे। इसलिए इन परिवर्तनों को करना हम जा रहे हैं। धर्मपाल जी, एक तरफ तो सरकार की ये कोशिश है कि भाई कैसे आप उनको जो है बराबरी का दर्जा दें, हर वो काम उनके लिए भी करें जो बाकी लोगों के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वही दूसरी तरफ देखते हैं, जब हम आतंक की बात करते हैं, अपराध की बात करते हैं, तो बहुत सारे नाम ऐसे आते हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश और देश में इतना ज्यादा चर्चा अपनी करा दी है कि उसकी बात करना मुझे लगता है कि आवश्यक है। आप अतीक अहमद को देख लीजिए। अतीक अहमद को इस समय जो है पूरे देश में चर्चा हो रही है। कारण क्या है? एक ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी गई जो उसका गवाह था जी। है? इसके पहले एक ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी जो विधायक बना था, कुछ दिन वो विधायक रहा और उसकी हत्या हो गई, उसकी पत्नी बेवा हो गई। सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों पे लगाम लगाने के लिए आपकी सरकार बहुत सारे काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो पूरा नेक्सस है, उस नेक्सस को कैसे एकदम जड़ से खत्म किया जाए? देखिए, मैं आपको 2022 के चुनाव के समय का एक उदाहरण बताना चाहूंगा। जब हम लोग चुनाव के अभियान में थे तो बरेली की जनता चुनाव के समय कहती थी, मुझे विधायक होने के बाद मंत्री ही कहते हैं, बोले मंत्री जी जाओ, वोट देंगे तुम्हें, योगी ने कुछ करो चाहे ना करो, ले गुंडे ही खत्म कर दी। तो ये चुनाव पूरी इस तरीके से हुआ कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों को समाप्त कर दिया। अभी आपने बहुत अच्छा नाम लिया अतीक का। जिस अतीक अहमद का कोर्ट न्यायालय में पीठ मना कर देती थी कि हम ये केस नहीं लेंगे, जिस अतीक अहमद के
केस के लिए वकील तैयार नहीं होते थे कि हम इसकी वकालत करके इसे जेल भिजवाने का काम करेंगे। जो पुलिस अतीक अहमद का पानी भरती थी, अतीक अहमद के साथ साथ उसकी सुरक्षा में लगी रहती थी, परिवर्तन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। वही पुलिस ढूंढकर उसको खींचकर गाड़ी में जबरदस्ती धक्का देकर बैठा कर लाई और जेल भेजने का काम किया। यह है मोदी जी का संदेश, यह है योगी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चारों ओर कानून का राज स्थापित कर रही है। यह है योगी राज, गुंडा राज समाप्त हुआ है। तो इसलिए परिवर्तन साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो एक बार ताली बजा दीजिए मंत्री जी के लिए भाई। नहीं नहीं सर, एक और चीज की हम लोग चर्चा करते हैं। आपके पास पशुधन बहुत है, मतलब हम देखें हर तरफ वो धन हमें दिखाई पड़ता है। मैं बरेली में आ रहा था तो बरेली में भी वो धन बहुत आया था, बनारस अभी गया था तो वहां था, मिर्जापुर गया था तो वहां था। मुझे याद है जिस समय इलेक्शंस हो रहा था, मुझे याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि आने वाला जब वक्त में आप हमारी सरकार आ जाएगी तो आपको इस चुनौती से जूझना, लड़ना नहीं पड़ेगा। इसको लेकर आप लोगों ने बहुत सारी योजनाएं भी बनाई, कुछ क्रियान्वित भी हो रही हैं, लेकिन जो 100% सफलता की अगर हम बात करें तो 100% सफलता क्या आपको मिल गई है इसमें? अरविंद जी, आपने कंप्लेंट भी बड़े कायदे से संभाल के किए कि गायें सड़कों पर चारों ओर दिखाई दे रही हैं। नहीं, मैंने उसी को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके पूछ लिया। मैं गंभीर हूं इस मामले में। जी जी गावो राष्ट्रस्य मातरा, जी। गाय राष्ट्र की माता है। गाय कोई साधारण पशु नहीं है। गाय में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। और अभी मैं अमेरिका भी गया, कनाडा भी गया। जी। अपने देश को छोड़कर दुनिया के देशों में गायें पाली जाती हैं, भैंसें नहीं पाली जाती। हमारे यहां ऐसी परंपरा है, जब तक गाय दूध देगी तब तक उसे पालेंगे और दूध नहीं देगी तो छोड़ देंगे। अरविंद जी, आप बहुत विद्वान भी हैं, मैं इसलिए और बताना चाहता हूं। हिंदू मैथोलॉजी में जी। हमारे और आपके परिवारों में जो लोग जन्म लेते हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे रिश्ते में लगते हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे परिवार में आते हैं। जी। और एक ये भी है कि कोई बहुत किसी की सेवा करता है तो सेवा का बदला देने भी के लिए भी जन्म लेते हैं। और एक ये भी है कि यदि किसी ने, जैसे राजा दिलीप ने गाय की सेवा की तो उन्हें राज मिला। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो ये गौ माता के आशीर्वाद से ही मुख्यमंत्री। जी जी जी। गाय की कृपा है। पहले जब गोरखपीठ पर जाएंगे तो पहले भगवान गुरु जी को प्रणाम करेंगे, गुरुदेव जी को, फिर गौ माता को प्रणाम करके तब कहीं और काम करेंगे। तो यदि ऐसे लोग जो गाय को दूध देने के बाद छोड़ रहे हैं, वही गाय उनके वारिस के रूप में उनके घर में जन्म लेगी और अब मात्र अकेली वारिस होगी, चाहे बेटा होगा या बेटी होगी, तो वो भी उनको घर से निकालकर बाहर कर देगी। बुढ़ापे में वो भी तड़प तड़प कर मरेंगे जैसा कि गौ माता तड़प तड़प कर मर रही है। अब दूसरी तरफ हम इसको निराश्रित गौ वंश को, अभी हम हर विधानसभा में 1 करोड़ 20 लाख की गौशाला बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा। और जो सैक सीमन के द्वारा, क्योंकि किसान पशुपालक गाय को इसलिए छोड़ देता है कि गाय, देसी गाय दूध कम देती है। अरविंद जी, एक बात मैं और बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश की, प्रदेश की जनता को भी अवगत कराना चाहता हूं। देसी गाय का दूध अमृत है। यह देसी गाय का 1 लीटर दूध परिवार को मिल जाए तो अमृत मिल गया। तो इसलिए देसी गाय के दूध की हम उत्पादनता बढ़ाने के लिए गिरी गाय का सीमन, साहिवाल गाय का सीमन, हरियाणवी गाय का सीमन, गंगा तीरी गाय का सीमन, थार पारकर गाय का सीमन, ये परिस्थितियों के अनुसार दे रहे हैं।
अभी सैक्स सीमन की एक खुराक की कीमत 300 रुपया थी। जी माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुरोध किया, उन्होंने 100 रुपए कर दी। अब इससे बछिया कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा देसी गाय में अब बछिया ही पैदा होगी, बछड़ा पैदा नहीं होगा। और जो बछड़े पैदा होंगे उनको बधियाकरण करके हम ठीक करने का काम करेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश में हम पूरी तरीके से, जैसा आपने आते ही मंच पर सवाल किया मुझसे, तो मैं आपके माध्यम से जनता को प्रदेश की बताना चाहता हूं, बहुत जल्दी गौ माता किसानों के खेतों में, सड़कों पर दिखाई नहीं देगी। हम जल्दी इन्हें गौशालाओं में, इनको आश्रय स्थलों में पहुंचाकर ये काम करेंगे। हमने एक और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है जी। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है। हम प्राइवेट पार्टनरशिप पर 30 एकड़ जमीन उद्यमी को 30 साल के पट्टे पर देंगे और उसको 4000 गाय देसी देंगे। इसमें वो काउ टूरिज्म ही डेवलप कर ले। हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। बकरी पालन की योजना है जिसमें 50% का अनुदान है। भेड़ पालन, मछली कुक्कुट की योजना है, मुर्गी की, बकरी की और भेड़ की। अलग से इसे सुअर पालन की योजना है, तो इसमें नहीं खोलेंगे, अलग से पार कर सकते हैं। इसमें भी 50% का अनुदान है और बैंक से 90% तक बैंक इसमें लोन देने का काम करेगी। इससे किसानों की आय, पशुपालकों की आय दोगुनी होगी। ये भी व्यवस्था हमने उत्तर प्रदेश में हम लागू करने का काम कर रहे हैं। और जो प्राइवेट पार्टनरशिप पर जो उद्यमी इस गौशाला को बनाने का काम करेंगे, हम 4000 देसी गाय उनको वहीं देने का काम करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है, उत्तर प्रदेश में कुछ उद्यमियों ने हमसे हामी भरी है, इसको हम कैबिनेट में ले जाकर उद्यमियों को जगह उपलब्ध कराएंगे और पूरी सुविधा देने का काम करेंगे। अब गौ माता को, अब हम गौ माता का गाय, देसी गाय का दूध ही नहीं, गोबर भी उपयोगी होगा। 2 रुपए किलो हम गोबर खरीदेंगे, सीएनजी बनाने का काम करेंगे, देवी देवताओं के चित्र भी बनाएंगे और गौकाष्ठ बनाएंगे। गाय का गोबर, ऐसा कोई दुनिया में कोई ऐसा पशु और पक्षी नहीं है जिसका गोबर, मूत्र और मल पवित्र हो। मात्र गाय एक ऐसा पशु है जिसका मूत्र भी पवित्र है और गोबर भी पवित्र है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया रहती। और अब हम किसान फर्टिलाइजर और बहुत ये जो केमिकल छिड़क छिड़क के हम रोज जहर खा रहे हैं, कैंसर की बीमारियां फैल रही हैं। अब गाय पर आधारित खेती होगी तभी कल्याण होगा। तो इस तरीके की योजनाएं योगी सरकार में हम बना रहे हैं ताकि किसान का लाभकारी मूल्य मिले, किसान की आय दोगुनी हो और देसी गाय भी हमारी संरक्षित और सुरक्षित रहे। यानी आप राम राज्य जो है अब आ जाएगा, अब सब मामला सब ओके एकदम। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो मैं सर अब चलते हैं चुनाव की तरफ। 2024 बड़ा नजदीक है ना। और 2024 के लिए आपने देखिए गाय की भी सारी व्यवस्था बता दी मुझे, उसके अलावा आपने अल्पसंख्यक भाइयों की भी सारी व्यवस्था बता दी, उनको साथ में जोड़ भी लिया। अब बस वोट लेना बाकी है, बस बाकी तो सारा काम आपने कर लिया, है ना। तो मुझे ये बताइए कि 2024 में, जो कि बहुत दूर नहीं है, और आप लोग की अब तो आप, मैं आजकल तो मैं ये भी देखता हूं कि भाई जो आदमी जहां जा रहा है पहले फोटो डाल रहा है, बाद में खाना खा रहा है ना। तो ये जो आप लोग की इतनी मेहनत हो रही है, हम लोग क्या उम्मीद करें कि 2024 जो है वो उसकी दिशा किधर जा रही है? देखिए, मैं राजनीतिक विश्लेषण के साथ आपसे बात करूंगा। जी जी। सपा, बसपा और कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में ये 3 राजनीतिक दल हैं। जी जी। हमारे सामने बैठे लोग भी जानते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। सपा की सरकार होती है शासन में तो क्या होता है, बसपा की सरकार शासन में होती है तब क्या होता है, और कांग्रेस की सरकार शासन में होती है तब क्या होता है। मैं खुल के बताना चाहूंगा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार शासन में होती है, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री होते हैं, तब उत्तर प्रदेश में
अपराध और गुंडा राज कायम होता है, जनता त्राह त्राह करती है। जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार होती है तो जातिवाद और अपराधवाद हावी होता है, जनता त्राह त्राह करती है। और जब कांग्रेस की सरकार होती है तो उत्तर प्रदेश में और देश में भ्रष्टाचार व्याप्त होता है, जो जनता को परेशानी होती है। और अब तो अरविंद जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे और प्रचंड बहुमत से जनता उनको जिताने का काम करेगी। अब कहीं इसमें कोई दो राय रह नहीं गई है। इस नाते से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जब हम लोग कल्पना करते थे जी। अटक से लेकर कटक तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, सारा देश एक हो गया, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया, जो हम लोग कभी विचार भी नहीं करते थे कैसे क्या होगा, ये मोदी जी के कारण हुआ। जहां आपने 3 तलाक की बात कही, वो भी मुद्दा समाप्त हो गया। आज मुस्लिम समाज में, महिलाओं में एक बहुत बड़ा संदेश गया है। और राम जन्मभूमि का मुद्दा जो विपक्षी लोग उठाते थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ जाती है तो राम का नाम भूल जाती है, और जब हम लोग राम का नाम लेते हैं तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये राम के नाम पर वोट मांगते हैं। तो अरविंद जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश की और प्रदेश की जनता ने राम मंदिर को मैं बधाई देना चाहूंगा। कानून की व्यवस्था को माननीय मोदी जी को और योगी जी को, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है, जिसको जनता दर्शन करेगी। ये समाप्त हमेशा हमेशा के लिए ये झगड़े समाप्त कर दिए गए। तो इस तरीके से कानून का राज्य स्थापित है, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं, क्योंकि 3 बातें होती हैं जी। और वो तीनों बातें उत्तर प्रदेश में हैं। नंबर 1 सेफ्टी, नंबर 2 कनेक्टिविटी, और नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी जनता को चाहिए। ये सुरक्षा है, हमारी आंतरिक सुरक्षा भी है और बाहरी सुरक्षा है। आंतरिक सुरक्षा पुलिस करती है, जो उत्तर प्रदेश में पूरी जनता देख रही है कि पुलिस अब अपराधियों को सफाया करने में लगी है। कानून का बुलडोजर का डर पूरे अपराधियों में व्याप्त है, और देश की सेना भी प्रहरी बनकर, किसी भी देश में किसी भी आतंकवादी की हिम्मत नहीं है जो देश में कहीं बमबाद कर पाए। तो हमारी आज बाहरी सुरक्षा भी चाक चौबंद है और आंतरिक सुरक्षा भी चाक चौबंद है। आजकल मंत्री जी लोग मथुरा का बड़ा नाम ले रहे हैं, आजकल रोज चर्चा हो रही है। आपने विश्वनाथ बनवाई दिया, अयोध्या बनवाई दिया, और मथुरा की आजकल चर्चा हो रही है। मैं रोज सुबह सुनता रहता हूँ, किसी न किसी का बयान आता रहता है। देखिए, और कनेक्टिविटी और बता दूं मैं आपको, वो भी रह जा रहा है। एयरवेज, रेलवेज और रोडवेज, जी जी, तीनों कनेक्टिविटियां हैं। इसलिए आज दुनिया के देशों से उद्यमी उत्तर प्रदेश में आ रहा है। बिजली 24 घंटे है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में इंसाफ का राज्य है, कानून का राज्य है, राम राज्य है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता आगे बढ़ रही है, और इस तरीके से हम लोगों का सब तरीके से कानून का कल्याणकारी राज्य स्थापित है उत्तर प्रदेश। चलिए मंत्री जी, मैं उम्मीद करूंगा कि भाई राम राज्य आप लाई दिए हैं, अब कृष्ण राज्य आना बाकी है, और मेरे ख्याल से अब आपके पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ गए हैं, तो आगे का भविष्य जो है उज्जवल दिखाई पड़ रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि 2024 में जो है आप बड़े लक्ष्य के साथ जीतें, और एक बार फिर से जिनको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप उनको प्रधानमंत्री बनाएं, मैं यही कहूंगा। और आप लोग की मेहनत और मशक्कत वो हम लोग रोज देखते हैं, और उससे एक चीज समझ में आती है कि नहीं, राजनीति अब उतनी आसान नहीं है जितना टेलीविजन पे दिखती है। कोई आदमी दिन भर रहे, साथ में जाए, तब उसको पता चलेगा कि राजनीति करने में आजकल वाकई पैर तो फट ही जाते हैं। हाँ, वास्तव में राजनीति एक बहादुरों का खेल है। हाँ, सबके बस में नहीं है। राजनीति बहादुर लोग करते हैं, और राजनीति राज्य नीति के अनुसार चले। बेईमानी करने के लिए राजनीति नहीं है, अपराधियों को संरक्षण देने के लिए राजनीति नहीं है। जी जी, राजनीति ऐसा राज्य जो नीति के अनुसार चले। तो आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि देश में
उत्तर प्रदेश में स्वर्णिम युग है। स्वर्णिम युग इसलिए है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं, जो एक तरीके से कर्मयोगी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ हैं, जन्मयोगी हैं। एक कर्मयोगी और एक जन्मयोगी, इसलिए देश से लेकर प्रदेश तक योगियों की ही सरकार है। योग माने जोड़, यहाँ घटाव नहीं है, जोड़ ही है। आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। इसलिए राम राज्य की परिकल्पना लेकर हम आगे ही बढ़ेंगे। चरय बेती सबका कल्याण करेंगे और सारे आसन करवा देंगे योग से। धन्यवाद। आपने बात की, थैंक यू। बहुत धन्यवाद।